आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 है फॉर 11th क्लास, है ना। और इस चैप्टर का नाम है बेसिकली फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें फर्स्ट चैप्टर की, तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए कि आखिर किस बिजनेस करने का जो तरीका है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। बिजनेस करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है, पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होता है, पर आज के डेट में सिर्फ प्रॉफिट मोटिव रखेंगे तो नहीं होगा। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में हम लोग बात किए, है ना। इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, फिर और भी जितने भी क्लासिफिकेशन है, कॉमर्स, ट्रेड के बारे में हम लोग डिस्कशन किए। सेकेंड चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब कि आखिर कितने प्रकार का बिजनेस होता है। तो बेसिकली अगर क्लासिफाई करें तो देखिए, आप लोग जानते होंगे मार्केट में एक प्राइवेट इंडिविजुअल भी बिजनेस करता है। जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट बिजनेस। हमारे देश की गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है, जैसे बीएसएनएल, जैसे इंडियन रेलवे, ये भी क्या एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। हमारे सरकार के द्वारा भी बहुत सारा बिजनेस चलाया जाता है हमारे कंट्री में, है ना। जैसे भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, है ना, एमटीएनएल। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार के अधीन चलती है, बहुत सारा बिहार में चीनी मिल था जो अभी तो बंद पड़ा है, मगर वो भी एक फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइवेट बिजनेस। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसको बोलते हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। तो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 क्लासिफिकेशन है, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस और एक है ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। ज्वाइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस वो बिजनेस इंटरप्राइजेस होता है जो jointly organized by private and public individuals, jointly organized by private and government। बहुत सारे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है हमारी सोसाइटी में जो ज्वाइंटली सरकार और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों मिलके चलाते हैं। जैसे दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है बिजनेस करता है क्योंकि टिकट का पैसा लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सर्विसेज दे रहा है और पैसा ले रहा है कस्टमर से, अपने पैसेंजर से पैसा ले रहा है। तो ये जो संस्था है ये प्राइवेटली भी कंट्रोल्ड है और गवर्नमेंट के अधीन भी आता है। हुआ क्या इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ देना था सर्विस, मगर गवर्नमेंट के पास इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं था। तो गवर्नमेंट क्या की, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर को भी, इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट की कि आइए आप मिलकर बिजनेस करिए। इसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको कहते हैं पीपीपी मॉडल। पी मॉडल, पी फॉर पब्लिक, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट मतलब प्राइवेट इंटरप्रेन्योर। जैसे हम, मेरे पास बहुत पैसा था, हम पैसा इन्वेस्ट कर दिए, तो मैं गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप किया, यानी कि पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम होता है। तो अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, दैट इज थर्ड चैप्टर। यानी कि आपको वेरी क्लियर होना चाहिए कि सेकेंड चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो एक बार रीड आउट कर लेते हैं लाइन बाय लाइन की क्या बोल रहा है। प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस वो बिजनेस इंटरप्राइजेस जो प्राइवेटली कंट्रोल्ड होता है बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, है ना। द बिजनेस इंटरप्राइजेस व्हिच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस। दीज इंटरप्राइजेस वर्क विद द मेन मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और इनका मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। लाइक रिलायंस, आपको पता है रतन टाटा जी का टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो, ये सब जितनी भी कंपनीज है ना, एप्पल, आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हो, मोबाइल वगैरह यूज कर रहे हो, ये सारी की सारी प्राइवेट कंपनी के प्रोड्यूस प्रोडक्ट है ना। और आप मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट देखते हो, मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो प्राइवेट कंपनी के द्वारा ही बनाया जाता है ना। चलिए
तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट है आपका पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन दे दिया, आप एक बार डेफिनेशन देखकर आगे बढ़ सकते हैं। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस होता है जिसमें हम लोग, वो बिजनेस इंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। अब देखिए हमारे सोसाइटी में हमारे इंडिया में दो तरीके का गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। जैसे बिहार की बात करें तो नीतीश सरकार, दिल्ली की बात करें तो अरविंद केजरीवाल, यूपी की बात करें तो योगी जी हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं एक स्टेट गवर्नमेंट अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन है, मोदी जी है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कंट्रोल कर रहा है या फिर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहा है या फिर दोनों मिलके कंट्रोल कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। मतलब बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कोलैबोरेशन होता है। इंडियन रेलवे की बात करो तो ये फुल्ली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है ना। और इसके लिए तो एक अलग से मिनिस्ट्री भी है, तो वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। मगर आपको समझ में आना चाहिए कि वो इंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड हो, इट डजंट मैटर कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट के द्वारा वो कंट्रोल्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। The business enterprises which are owned and controlled and managed by the central and state government are known as public sector enterprises. These enterprises work with the main motive of service. और इनका मेन मोटिव क्या होता है, इनका मेन मोटिव होता है सर्विस देना। जैसे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एलआईसी, ये सब क्या है, सरकारी कंपनी है जो कि सरकार के अधीन चलती है। फिर एमटीएनएल, बीएसएनएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल, ये सब सारा इंडियन रेलवे, सारा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का एग्जांपल है, ठीक है। जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस, the business enterprises which are owned and controlled and managed jointly by the private entrepreneur and government. joint sector में आपको क्या बताएं, वो इंटरप्राइजेस जो कि ज्वाइंटली कंट्रोल्ड होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट, है ना। प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स दोनों मिलके चलाते हैं। इन दीज इंटरप्राइजेस डे टू डे मैनेजमेंट लाई इन द हैंड ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, whereas the government control the supervision by its member of board of director। देखिए क्या कर रहा है इस तरीके के बिजनेस में, क्या होता है ना, कि पूरा मैनेजमेंट जो है वो जितने भी डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं, जो सर्विस देने का काम होता है, वो सारा प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा कंट्रोल होता है। मगर मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन रहता है, गवर्नमेंट। यानी कि ऊपर जो मेन मैनेजमेंट होता है, जो पावरफुल मैनेजमेंट जो होते हैं, वो गवर्नमेंट के अथॉरिटी होते हैं, और जो लोअर लेवल पे काम कर रहे होते हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं। तो ये क्या हो गया, प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंडिविजुअल्स बिजनेस, है ना। मारुति उद्योग लिमिटेड एग्जांपल है, कोचिन रिफाइनरी, है ना। फिर उसके बाद डीएमआरसी आपको बताए। तो ये दोनों के बारे में आपको अलग से चैप्टर पढ़ना है, वहां पे हम लोग और विस्तार रूप से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस मतलब वो बिजनेस इंटरप्राइजेस जो प्राइवेटली कंट्रोल्ड है। अब इसको क्लासिफाई किया गया है 5 क्लासेस में। ऐसे तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, पर आपके सिलेबस में 11th क्लास में बिजनेस स्टडी कॉमर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 क्लासिफिकेशन है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस को 5 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। ये 5 अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है। सोल प्रोप्राइटर एक अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अलग है, पार्टनरशिप बिजनेस अलग है, कोऑपरेटिव अलग है एंड कंपनी अलग है। सबके बारे में हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। सारे बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो सोल प्रोप्राइटर के बारे में समझेंगे, उसका फीचर समझेंगे, उसका मेरिट, उसका डिमेरिट, सब कुछ। ज्वाइंट हिंदू के बारे में समझेंगे, उसका मेरिट, उसका डिमेरिट और लीगल कॉम्प्लायंसेस क्या होता है। मतलब अगर आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चलाना है तो फिर आप कैसे चला सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक बार सबके बारे में डिस्कशन करते हैं लाइटली, फिर एक एक करके सबके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, वो बिजनेस इंटरप्राइजेस जो अकेले कंट्रोल किया जाता है, वो बिजनेस इंटरप्राइजेस जो इंडिविजुअली कंट्रोल किया जाता है बाय एन ओनर, उसको क्या बोलते हैं, सोल
प्रोप्राइटरशिप। यानी कि अगर हम अकेले कोई बिजनेस चला रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मतलब क्या होता है, अकेले, अकेला ओनर, वन, ठीक है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, सेकेंड, ज्वाइंट हिंदू फैमिली मतलब वैसा बिजनेस जो पूरे परिवार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और बहुत पहले से चला रहा, मतलब परदादा चला रहे थे, फिर दादाजी आए, फिर दादाजी के बाद पापा जी आए, पापा जी के बाद मुझे मुझे मिलेगा, मुझे मेरे के बाद मेरे बाद मेरे बच्चों को मिलेगा, है ना। जहां पे पूरा कंट्रोल पूरे फैमिली के पास होता है, इट डजंट मैटर कि वो फीमेल है कि मेल है ना। तो वैसा बिजनेस जो पूरे फैमिली के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड होता है उसको बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंडर में ना बहुत सारा टैक्स बेनिफिट मिलता है, बहुत सारा सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलता है, तो आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है। फिर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है, वो बिजनेस मॉडल जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिलके बिजनेस चलाते हैं। अब जैसे मैं अकेले बिजनेस नहीं चला रहा था तो मैंने आपको अप्रोच किया कि भाई आप भी आओ मेरे साथ बिजनेस करो, तो हम दोनों मिलके बिजनेस करेंगे। तो ये जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हो गया वो क्या हो गया, पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हो गया। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है जहां पर आप कोऑपरेशन के लिए, जैसे बहुत सारा जैसे अमूल, अमूल कंपनी का नाम जानते हो, ये कंपनी तो है, कंपनी तो बोलते हैं मगर एक्चुअली में ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना। अमूल जो है ये वर्ल्ड का, आई थिंक वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कि फार्मर के लिए, फार्मर के बेनिफिट के लिए ये स्टार्ट किया गया। जब अंग्रेज के जमाने में जब दूध का बिजनेस हुआ करता था तो वहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था फार्मर्स को, उनका दूध जो है सस्ते दाम में लेकर टाइम पे पैसा नहीं देना, बहुत उनको प्रॉब्लम होता था। तो उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट किया। अब सुनो ना, एकता में बल है, तो बस वही बात है यहाँ पे। कुछ लोग मिलके वॉलेंट्री मिलके आपस में एक बिजनेस, बिजनेस नहीं एक सोसाइटी डेवलप करते हैं और एक दूसरे का हेल्प करते हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। एंड लास्ट है कंपनी। वेरी लार्ज स्केल पे जब आपको बिजनेस करना है, किसी भी लिमिटेशन के बियॉन्ड आप एकदम बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको जो बिजनेस चलाना पड़ेगा वो किस फॉर्म में चलाना पड़ेगा, कंपनी के फॉर्म में चलाना पड़ेगा। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पहले डीपली समझेंगे और उसके बाद आगे सब कुछ चर्चा करेंगे। सोल प्रोप्राइटर क्या होता है सर, वो बिजनेस जिसका सोल प्रोप्राइटर है, सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, वैसा बिजनेस जिसका मालिक सिर्फ एक है या फिर वन ओनर। बात समझ में आया। अ बिजनेस ओन्ड एंड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द सिंगल इंडिविजुअल इज नोन एज सोल प्रोप्राइटर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं अलग अलग राइटर्स के द्वारा, ये आप देख लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ऐसे कभी स्पेशली नहीं पूछा जाता है कि जे.एल. हेसन के द्वारा सोल प्रोप्राइटर का डेफिनेशन क्या है। मगर आप इतना तो जान सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस वो बिजनेस होता है जो अकेले कंट्रोल किया जाता है। फीचर इसका क्या है भाई, तो फीचर है सिंगल ओनरशिप। सबसे पहला फीचर, फीचर मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक, मतलब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के बारे में बताइए थोड़ा। तो ये वो बिजनेस होता है बाबू जो सिंगल ओनरशिप के साथ चलता है, मतलब यहाँ पे मालिक सिर्फ एक रहेगा। अगर एक से अधिक मालिक हो गया तब तो वो पार्टनरशिप हो जाएगा, इसलिए पूरा मालिकाना हक किसके पास रहता है, सिर्फ एक बंदे के पास रहता है। The sole proprietorship formed is firm is owned by the single individual only. All the capital is supplied by the single individual from his own wealth or from borrowed fund. पूरा पैसा जो भी होता है वो कौन लगाता है, सिंगल ओनर लगाता है, और वो या तो अपना प्रॉपर्टी का पैसा लगाएगा या तो कहीं से लोन लेकर लगाएगा, मगर लगाएगा सिर्फ अकेला बंदा। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन एंड क्लोजर। फॉर्मेशन एंड क्लोजर की बात करें तो देखिए यहाँ पर कोई ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं फॉलो किया जाता है। जैसे स्टार्ट करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो कर रहे हैं, क्लोज करने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करें, उतना ज्यादा नहीं होता है। जैसे आप जानते हो आपके लोकेलिटी में बहुत सारा दुकान खुलता है, बंद हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए हम आपकी लोकेलिटी में कपड़े का दुकान स्टार्ट किए, नहीं चला, बंद कर दिए,
तो यहाँ पर ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता, लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा फॉलो नहीं होता। मतलब इजी टू स्टार्ट, इजी टू क्लोज, इजी टू स्टार्ट, इजी टू क्लोज। There are no legal formalities required to start and close the sole proprietorship firm. There is no separate law governing this firm of business, है ना। कोई अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि इस बिजनेस के बारे में अलग से डिस्कशन करना है। जैसे पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के फॉर्म में अगर बिजनेस चलाओगे तो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ना एक एक्ट बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना। ये एक्ट 1932 में बना था और इस एक्ट के अधीन ही सारा का सारा बिजनेस कंट्रोल किया जाता है। तो उस तरीके से सोल प्रोप्राइटर में ऐसा कुछ नहीं होता। ओनली इन सम केसेस लाइसेंस माइट बी रिक्वायर्ड बट अदरवाइज फॉर्मिंग एंड क्लोजर ऑफ द पार्टनर्स सोल प्रोप्राइटर इज वेरी सिंपल। किसी किसी केस में लाइसेंस का जरूरत होता है, जैसे मान लीजिए आप मिठाई का दुकान स्टार्ट कर रहे हैं, तो मिठाई का दुकान स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पर तुमको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा फूड लाइसेंस, है ना। फसाई का लाइसेंस चाहिए होता है, FSSAI, फूड सेफ्टी, इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। फसाई लाइसेंस आपको चाहिए होगा, फूड लाइसेंस चाहिए होगा, तभी आप बिजनेस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। बात समझे। तो किसी किसी केसेस में लाइसेंस चाहिए होता है, मगर नॉर्मली जैसे आप किराना का दुकान चला रहे हैं तो किराने की दुकान में आप ट्रेड लाइसेंस ले लीजिए, काफी है, ट्रेड लाइसेंस ले लीजिए, या फिर शॉप एक्ट के तहत आप दुकान को रजिस्टर करा लीजिए। 500 रुपया लगता है, आराम से हो गया, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है, आराम से बिजनेस करिए। आई होप कि आपको क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी। सर ये अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब जैसे मान लीजिए मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ, बिजनेस मुझे बंद करना है, तो भाई बंद करने से पहले जितना भी उधार है बिजनेस का वो पे करना पड़ेगा। हाँ सर बात तो सही है, पे तो करना पड़ेगा। हाँ, तो अब मेरा बिजनेस का प्रॉपर्टी बेच के पैसा आया 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया प्रॉपर्टी बेच के आया। बिजनेस बंद कर रहे तो सारा चीज बेचेंगे, जो भी मेरे दुकान में है सब कुछ बेच दिए, रैक है जो भी है मेरे पास बेच रहे हैं। अच्छा, बेच के 1 लाख रुपया आया, लायबिलिटी कितना है तो 3 लाख रुपए का, बिजनेस के ऊपर कर्ज कितना है 3 लाख रुपए का। तो सर 1 लाख रुपया आया, 3 लाख देना है, 2 लाख कहां से आएगा? तो बाबू हमको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेचना पड़ेगा, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है। बात समझे। ऐसा नहीं है कि हम उन पार्टीज को, जैसे हम आप सभी सारे बच्चों से हम उधार लिए अपनी दुकान में, हम अपना प्रॉपर्टी बेचे, 1 लाख रुपया आया, हम आपको बोल रहे कि भाई मेरे पास तो 1 ही लाख रुपया है, अब हम कहां से पैसा दें? तो चूंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है, मुझे अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के आपको पैसा देना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म्स ऑफ प्रोप्राइटर इज पर्सन, है ना, फर्म द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल। पर्सनली लायबल मतलब उसका पूरा पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल है फॉर द डेप्ट, डेप्ट मतलब क्या होता है, कर्ज, ऑन बिजनेस। इन केस ऑफ बिजनेस लॉस, अगर बिजनेस को लॉस हुआ, जैसे यहाँ पे कितने का लॉस हुआ, 2 लाख रुपए का। इफ द बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट ऑल द बिजनेस लायबिलिटी, बिजनेस का एसेट्स सफिशिएंट नहीं है लायबिलिटी को पे करने के लिए, द प्रोप्राइटर मे हैव टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचना पड़ जाता है, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, समझे। आई होप कि आपको पता होगा कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या होता है। अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और नहीं है तो चिंताजनक बात है, क्योंकि काफी समय बीत चुका है और अभी तक आपको नहीं पता है, तो ये चिंताजनक बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग एंड प्रॉफिट रिसिप्टेंट। इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग कहने का मतलब, देखो यहाँ पे चूंकि मैं पूरा बिजनेस कंट्रोल कर रहा हूँ, तो रिस्क जो है ना पूरा अकेले हम बियर करेंगे, और प्रॉफिट भी पूरा हम बियर करेंगे। ये अच्छा पॉइंट है भाई, रिस्क अकेले ले रहे हैं तो पूरा प्रॉफिट मेरा, पूरा लॉस भी मेरा, है ना। तो ये एक अच्छा फीचर्स है।
सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होल रिस्क इज बोर्न बाय सिंगल इंडिविजुअल। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, पूरा रिस्क कौन बियर करता है, इंडिविजुअल। अरे मेरा बिजनेस है तो रिस्क भी तो हम ही बियर करेंगे ना भाई, और कौन बियर करेगा। The sole proprietor beneficiary of all the reward is one individual only. Likewise, if there are losses, he and she alone have to bear them. है ना, अगर प्रॉफिट है तो अकेले बियर करेगा, लॉस है तो भी वो अकेले ही बियर करेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वन मैन कंट्रोल। वन मैन कंट्रोल मतलब, अब जैसे मेरा दुकान है, जैसे पार्टनर में है, तो हम कंट्रोल कर रहे हैं तो आप भी कंट्रोल कर रहे हैं, हम दोनों मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं, तो मेरा भी कंट्रोल है, आपका भी कंट्रोल है। मगर अगर हम अकेले बिजनेस चला रहे हैं तो इसमें पूरा कंट्रोल मेरा है, मतलब कि भाई हम फुल्ली सेटिस्फाइड है। अगर लॉस हुआ तो हम समझ रहे हैं कि मेरे कारण लॉस हुआ, और प्रॉफिट हुआ तो भी मेरे कारण प्रॉफिट हुआ, क्योंकि सारा का सारा डिसीजन मैंने खुद लिया है यहाँ पे। तो ये एक प्लस पॉइंट है। The proprietor is sole owner of the firm and full control over it, has full control over it. The ownership and the management lie in the hand of one person only. ओनरशिप की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो किसके पास रहता है, अकेले बंदे के पास रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। नो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब एक अलग से पहचान नहीं होता बिजनेस का, है ना, मतलब कि ओनर एंड बिजनेस अलग नहीं है। अलग नहीं कहने का मतलब कि बिजनेस जो है, जैसे मान लीजिए बात करें अगर प्रॉपर्टी परचेस करने की, तो कंपनी की बात करें, जैसे आईटीसी कंपनी एक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर चाहे तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है। एसबीआई कंपनी है, एसबीआई अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है। आपके एरिया में जो एसबीआई का मेन ब्रांच होता है आपके शहर में, वो जो मेन ब्रांच है वो हो सकता है कि एसबीआई का अपना प्रॉपर्टी हो। तो एसबीआई का अपना प्रॉपर्टी है तो वो जमीन किसके नाम पे खरीदाया, एसबीआई के नाम पे ही खरीदाता है। मगर उसी तरीके से यानी कि कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, यानी कि वो उसका एक अपना लीगल एंटिटी है, यानी कि उसका एक अपना पहचान है। जैसे आपका पहचान है एक अपना, तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप एग्रीमेंट कर सकते हैं किसी के साथ। उसी तरीके से अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का एक अपना पहचान होता है, अपना एक एंटिटी होता है, मगर वो आर्टिफिशियल होता है। हम लोग नेचुरल है और वो क्या है, आर्टिफिशियल है। मगर बात करें सोल प्रोप्राइटर की, तो सोल प्रोप्राइटर में कोई अपना लीगल एंटिटी नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम अगर दुकान चला रहे हैं, मेसर्स अमित स्टोर, मेसर्स अमित इंटरप्राइजेस या फिर अमित इंटरप्राइजेस के नाम पे हम एक बिजनेस चला रहे हैं, तो हम अमित इंटरप्राइजेस के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। प्रॉपर्टी मेरे ही नाम पे खरीदाएगा और एग्रीमेंट वगैरह भी जो होगा वो मेरे नाम पे होगा, क्योंकि अमित इंटरप्राइजेस का कोई अपना पहचान नहीं है, इसको लॉ एक परमिट नहीं दिया है। मगर कंपनी को लॉ जो है परमिट दिया कि हाँ आप एक अलग एंटिटी हो, आप आर्टिफिशियल है, ह्यूमन बीइंग जो है वो नेचुरल है। बात समझ में आया, चलिए। तो क्या कह रहा है, अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लॉन्गर आइडेंटिटी सेपरेट दैट इट्स ओनर, लैक लॉ मेक्स नो डिफरेंस बिटवीन ओनर एंड एंटरप्राइजेस, है ना, मतलब ओनर और बिजनेस के बीच में किसी भी प्रकार का डिफरेंस लॉ क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कह रहा है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। देखो, नो सेपरेट एंटिटी कहने का मतलब ओनर एंड बिजनेस आर नॉट टू डिफरेंट पर्सन। ओनरशिप और बिजनेस दोनों एक ही है, यानी कि हम और मेरा बिजनेस दोनों एक है, अलग अलग नहीं है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, हाँ ये एक प्रॉब्लम है थोड़ा। सोल प्रोप्राइटर में दिक्कत क्या होता है ना, कि जब हम मान लीजिए मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना चला रहा हूँ, आज हम हैं तो चल रहा है, कल को अगर नहीं रहेंगे तो नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। आज अगर हम हैं तो वेदांता चल रहा है, कल को अगर नहीं रहेंगे तो वेदांता नहीं चलेगा। उसी तरीके से आप किसी कपड़े का दुकान चला रहे हो, तो हो सकता है कि आप जब तक हैं तब तक बिजनेस चल रहा है, और आप नहीं रहे तो देखिए बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, डिपेंड करता है ना। तो
लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इंसान जो बिजनेस चला रहा था वो नहीं रहा तो मे भी बिजनेस बंद हो सकता है ना। अगर उसका बेटा बेटी नहीं चला पाया या फिर कोई चलाने वाला नहीं है तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो सिंस द बिजनेस एंड द ओनर आर वन, सो डेथ, इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी, अलाइनमेंट विल हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस। किसी भी तरीके का इंसॉल्वेंसी हो गया, इनकैपेसिटी मतलब काम करने लायक नहीं रहा, तो उस केस में बिजनेस क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। एंड लास्ट क्या है, स्मॉल बिजनेस। अब ये बताइए अकेला इंसान बेचारा कितना बड़ा बिजनेस कर सकता है। मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या, अकेले मालिक हैं हम। अब जब हम अकेले मालिक हैं तो पूरा अपना बड़ा बिजनेस कैसे कर सकते हैं, और लार्ज स्केल पे कर भी रहे तो वेरी लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते, क्योंकि अकेले सब कुछ कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। तो लास्ट फीचर आपका क्या है, स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस कहने का मतलब आप जब अकेले बिजनेस चलाते हो तो लार्ज स्केल पे बिजनेस नहीं कर पाओगे, और लार्ज स्केल पे जब बिजनेस नहीं कर पाएंगे तो यानी कि आप लार्ज स्केल के बिजनेस को मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। अकेला इंसान कैसे लार्ज स्केल के बिजनेस को अकेले कंट्रोल कर पाए, और लार्ज स्केल में करने के लिए आपको फंड का भी रिक्वायरमेंट होता है। तो एक हम अकेले अपने बिजनेस में कैसे इफेक्टिवली पूरे लार्ज स्केल के बिजनेस को कंट्रोल कर पाएंगे या फिर उतना लार्ज स्केल पे बिजनेस में पैसा लगा पाएंगे। इसलिए स्मॉल सोल प्रोप्राइटर में बिजनेस का जो साइज होता है वो थोड़ा छोटा होता है। अब जैसे 10 पार्टनर के साथ मिलके काम कर रहे हैं तो 10 लोग पैसा लगाया, 10 तो लोग मिलके काम कर रहे हैं तो थोड़ा लार्ज स्केल पे काम किया जा सकता है। पर जब आप अकेले बिजनेस करते हो तो फिर स्मॉल स्केल पे ही काम होता है। तो ये था हमारा फीचर्स, और आगे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अभी हमने फीचर्स डिस्कस करा और अब हम लोग डिस्कस करेंगे मेरिट या फिर एडवांटेज। आप एक बात अच्छे से समझ लो कि आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ोगे तो उसमें आपको उसका फीचर, उसका मेरिट और डिमेरिट तीनों पढ़ना होगा। जैसे कि अभी हम लोग सोल प्रोप्राइटर के बारे में पढ़े, उसके फीचर्स पढ़े, अब हम लोग मेरिट भी पढ़ेंगे और डिमेरिट भी पढ़ेंगे। मेरिट मतलब क्या एडवांटेज है, क्या फायदा है अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और सोल प्रोप्राइटर के फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहला तो है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन कहने का मतलब आपको किसी से डिसीजन लेने के लिए राय लेने का जरूरत नहीं है। जैसे मेरा बिजनेस है तो भाई हम अपने बिजनेस में डिसीजन लेने के लिए किसी से कंसल्ट नहीं करेंगे, कंसल्ट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डिसीजन मुझे लेना है, क्विक डिसीजन होगा, ऑन द स्पॉट, यस या फिर नो, एग्रीमेंट करे कि नहीं करे, उधार बेचे कि नहीं बेचे, दुकान खोलना है कि नहीं खोलना है, फिक्स प्राइस करना है कि नहीं करना है, लाइसेंस लेना है कि नहीं लेना है, कोई भी डिसीजन हो क्विक डिसीजन होगा, तो किसी भी तरीके का डिले नहीं होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल, जैसे आपको हर बिजनेस का ना कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। कॉन्फिडेंशियल मैटर कहने का मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबको नहीं बताया जा सकता। बिजनेस का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, वो आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकते। जैसे हम किसी से खरीदते हैं, जिससे भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं वो किसी को हम बताना नहीं चाहते, हमको बहुत अच्छे रेट पे देता है वो, या फिर मेरे बिजनेस का कुछ फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते। तो बहुत सारी बात ऐसी होती है, सीक्रेट बातें जो कि कॉन्फिडेंशियल आप रख सकते हैं, है ना। या फिर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग को किसी को नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाइए। जैसे मेरा इनकम कितना है हम आपको नहीं बताना चाहते तो हम नहीं बताएंगे, मगर कंपनी का इनकम कितना है वो उसको बताना पड़ेगा। कंपनी की बात करें तो कंपनी का कितना इनकम है, जैसे टाटा इंडस्ट्री का इनकम कितना है उसको बताना पड़ेगा, पब्लिक को भी सरकार को भी। मगर मेरा इनकम कितना है हम सिर्फ और सिर्फ सरकार को बताएंगे और किसी को नहीं। उसी तरीके से बिजनेस में भी बहुत सारे बात होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, तो वो किसी को बताने का जरूरत नहीं होता। आप कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, हम ओनर है, हम जानते हैं और हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, और यहाँ पे कोई लीगल कंपल्सन भी नहीं है कि हमको करना ही पड़ेगा। The sole proprietor is not expected
to share his secret with other. There is no legal compulsion for sole proprietorship to publish his accounts. बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पब्लिकली शो करना, जैसे मेरा दुकान है, हम अपनी दुकान का अकाउंटिंग सबको दिखाएं ऐसा जरूरी नहीं है, मगर कंपनी ऐसा नहीं करती है। कंपनी को अपना बैलेंस शीट, अपना ट्रेडिंग P&L पब्लिकली न्यूज़पेपर में छापना पड़ता है ना। ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर। सारा डिसीजन कौन लेता है? ओनर। प्रोप्राइटर कौन होते हैं? ओनर। it is so it becomes easy for him to maintain secrecy for the better and competitive strength। तो ये बहुत ही अच्छा बात है कि आप कॉन्फिडेंशियल रखते हैं बातों को, और जिसके कारण आप अपने बिजनेस के सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, आपका बिजनेस कॉन्फिडेंशियल रहता है। डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब बाबू ओनर हमें सब। इस सोल प्रोप्राइटर का फायदा क्या है? डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब हम मेहनत किए, हम अकेले बिजनेस चला रहे हैं, तो पूरा का पूरा बेनिफिट भी किसका? मेरा। लॉस हुआ मेरा, फायदा हुआ मेरा। मेरा बिजनेस एक्सपैंड कर रहा, प्रॉफिट मेरा। मेरा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, सिकुड़ रहा है या फिर घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो लॉस मेरा। तो ये डायरेक्ट इंसेंटिव्स वाला बेनिफिट है। नेक्स्ट है आपका सेंस ऑफ एनकम्प्लिशमेंट। ये थोड़ा समझो। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट मतलब होता है कि जैसे हम अकेले बिजनेस चला रहे हैं, तो अगर प्रॉफिट हुआ तो मेरे कारण हुआ, लॉस हुआ तो भी मेरे कारण हुआ। हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे, कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया, ऑब्वियस सी बात है, हम कुछ गलत किए होंगे तो निकल गया मेरे हाथ से। पर अगर मान लो हम दोनों मिलके पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे, तो उस केस में क्या होगा? एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, यार तुम्हारे कारण गड़बड़ हो गया, अगर तुम अच्छे से काम करते ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट आज हमारे पास रहता। तो ये जो ब्लेम करने वाला चीज है ना, खत्म हो जाता है। आप अकेले बिजनेस चला रहे हो, यानी कि सारा डिसीजन आप खुद लिए, और चूंकि सारा डिसीजन आप खुद लिए हैं, मतलब कि आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। प्रॉफिट हुआ है तो मेरे वजह से, लॉस हुआ है तो भी मेरे वजह से। तो इसको कहते हैं सेंस ऑफ एनकम्प्लिशमेंट, मतलब फुल्ली सेटिस्फाइड, जो भी डिसीजन है मेरा है। There is a personal satisfaction involved in working for oneself. The success of business is not only contribute to self-satisfaction, but also instills in the individual a sense of accomplishment and confidence। है ना, ये आपको क्या देता है? कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि भाई प्रॉफिट हुआ है तो मेरी वजह से हुआ, लॉस हुआ है तो भी वो मेरी वजह से हुआ। नेक्स्ट है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब होता है क्लोज करना। तो ये आपको ऊपर भी पढ़े थे फीचर्स में कि भाई सोल प्रोप्राइटर ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पे बंद करना और खोलना एकदम आसान काम। आज शटर उठाए, दुकान खुल गया, कल को बंद करना है, आप शटर डाउन करिए, किसी को भी लीगल फॉर्मेलिटीज फॉलो करने का जरूरत नहीं। थोड़ा बहुत ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, मगर लेंदी प्रोसेस आपका नहीं होता है ना। नेक्स्ट है आपका, तो ये था आपका फीचर्स, एडवांटेज, मेरिट्स। क्या क्या था एक बार फिर से रिकॉल कर ले। देखिए, सबसे पहला था आपका क्विक डिसीजन मेकिंग, दूसरा है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी लीक नहीं होता है, आप अपने बिजनेस का सीक्रेट बातें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप अपने पास रखेंगे, किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इंसेंटिव्स, जो भी बेनिफिट हुआ सारा आपका, जो भी लॉस हुआ सारा आपका। सेंस ऑफ एनकम्प्लिशमेंट मतलब आपको लगता है कि यहाँ पे फील होता है कि भाई सेल्फ सेटिस्फाइड है, जो भी डिसीजन है सब मेरा है, और जो भी लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ मी, है ना। और इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व, और बहुत ही आसान है स्टार्ट करना और बंद करना। डिमेरिट क्या है सर? डिमेरिट मतलब कुछ नेगेटिव बातें। अगर आप सोल प्रोप्राइटर के फॉर्म में बिजनेस चलाते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। पहला प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस मतलब भाई अकेले बिजनेस चला रहे हो तो मैन पावर कहां से लाओगे, है ना। या फिर आप अकेले बिजनेस चला रहे, चलो मैन पावर नहीं तो हम लेबर ले आएंगे सर, वर्कर रख लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, तुमने लेबर रख लिया, वर्कर रख लिया, पैसा कहां से लाओगे? कितना तुम बैंक लोन लोगे? क्या तुमको 100 करोड़ रुपया कभी बैंक देगा? नहीं देगा। तो लिमिटेड रिसोर्स क्यों है भाई? क्योंकि
आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। अकेले मालिक हो, कितना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करोगे? कल को पता चला बिजनेस को एक्सपैंड किए, लेबर के भरोसे छोड़ दिए, लेबर पूरा बेच के खा गया, तो ये प्रॉब्लम होता है। अकेला बंदा कितना जाए बेचारा, है ना, ये वाली बात। ठीक है, तो इन सोल प्रोप्राइटर फर्म इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ फ्रॉम हिज वेल्थ और फ्रॉम बोरोविंग। कैपिटल कहां से आता है? अपना प्रॉपर्टी से लाता है। जैसे मेरा बिजनेस है तो पैसा कहां से आएगा? दो तरीका से, या तो हम अपना पैसा लगाएंगे घर का, और या तो लोन लेंगे। लोन कितना देगा? 1000 करोड़? नहीं ना। देयर आर लिमिट टू द क्रेडिट रेजिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन। पूरा बैंक हम ही को पैसा दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। तो रिड्यूसेस द, है ना, स्कोप फॉर बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस के ग्रोथ में ना एक, है ना, प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि भाई बिजनेस तभी ग्रो होता है जब पैसा लगाओगे। और अकेले बिजनेसमैन हो, अकेले तुमको गवर्नमेंट या फिर बैंक 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 2,000 करोड़ या फिर 100 करोड़ नहीं देगी कभी। और आपको पता है कि एक कंपनी का जो वैल्यू होता है एक मार्केट में, अगर बात करें टाटा इंडस्ट्री की, तो आई डोंट नो कि कितना एग्जैक्ट वैल्यू, मगर 70,000 करोड़ से भी ज्यादा का वैल्यू होगा शायद टाटा इंडस्ट्री का। तो ये 70,000 करोड़ कहां से आ रहा है? एग्जैक्टली डाटा मुझे याद नहीं है, मान लीजिए 70,000 करोड़ है, तो 70,000 करोड़ कहां से आया? क्या रतन टाटा को इतना बैंक लोन दिया है? नहीं, वो अलग तरीके से बिजनेस चलाए हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि लाइफ जो है वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड कहने का मतलब कि भाई प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि इंसान जब तक, जैसे हम बिजनेस चला रहे हैं, हम कस्टमर के साथ बॉन्डिंग बना के रखे हैं, हम रिलेशन बना के रखे हैं सप्लायर के साथ, तो बिजनेस स्मूथली चल रहा है। मगर मेरा बेटा आया, हम बिजनेस करने लायक नहीं रहे, थोड़ा बीमार पड़ने लगे, एज हो गया है, बेटा आया, अब बेटा उस तरीके से कनेक्टिविटी नहीं बना के रखा, तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो लाइफ ऑफ द बिजनेस जो है वो मे बी बहुत कम हो, है ना। अगर अगर मेरा आने वाला जो है वो तो अगर अच्छे से चला दिया तब तो ठीक है, अगर नहीं चला पा रहा है तो फिर प्रॉब्लम है ना, बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तीसरा प्रॉब्लम कह रहा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये तो भाई सबसे बड़ा डिमेरिट है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी अब आपको क्लियर होगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है? सर वो लायबिलिटी जो जो आपको पे करना ही पड़ेगा अपना प्रॉपर्टी बेच के। तो कल को अगर बिजनेस में लॉस होता है और एसेट्स बेच के कम पैसा आया और लायबिलिटी ज्यादा है, उस केस में जो भी लॉस हो रहा है वो लॉस हमको घर बेच के देना पड़ेगा। तो ये गलत बात है ना, ये डिमेरिट है। ये क्या है? डिमेरिट है आपके लिए। एंड लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल। लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल कहने का मतलब, अब जैसे हम अकेले बिजनेस चला रहे हैं, तो एक अकेला बंदा हर एस्पेक्ट में क्या एक्सपर्ट हो सकता है क्या? हम मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छे से कर रहे हैं, हम रॉ मटेरियल भी अच्छे से खरीद रहे हैं बेस्ट क्वालिटी का, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन भी अकेले ले आए, हम मार्केट में सब कुछ सेल भी कर दें। क्या अकेले इतना पॉसिबल है? क्या मुझमें इतना क्वालिटी हो सकता है कि इंसान में, कि वो सारा का सारा काम अकेले कर ले, सारा एक्सपर्ट वाला काम अकेले कर ले, अकाउंटिंग भी खुद कर ले? नहीं ना। तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल मतलब, अब जैसे मान लो हम लोग 5 लोग मिलके बिजनेस चला रहे हैं, तो 5 लोग जब मिलके बिजनेस चलाएंगे तो बिजनेस का जो क्रिएटिविटी होगा, 5 लोगों का पावर लगेगा उसमें, तो ज्यादा अच्छे से काम होगा। पर आप अकेले बिजनेस कर रहे हो तो सिर्फ आपका अकेला दिमाग लग रहा है, तो मैनेजरियल स्किल थोड़ा क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ये एक डिमेरिट है। अकेले जब बिजनेस चलाते हैं तो आपके पास जितना बुद्धि है उतना ही लगाओगे ना, मगर पार्टनरशिप में चला रहे हो तो क्या है, 5 लोगों का बुद्धि लग रहा है, तो बिजनेस जो है वो ज्यादा ब्रॉड मैनर में काम करेगा, स्किल्ड लेवल पे काम करेगा। ये आपका एक डिमेरिट है, लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये अंदर में यही बातें लिखी हुई। तो आई होप कि आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया हो। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।